प्रीवियस क्लासेस में हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था। हमारे बॉडी के 10 सिस्टम्स को हमने सुपरफिशियली डिस्कस किया था। सेल क्या होता है और टिश्यू आज हम डिस्कस करेंगे। आप में से कोई सेल की डेफिनेशन बताएगा? व्हाट इज सेल? सेल इज फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अराउंड 300 to 400 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं जो अपने वर्क के लिए स्पेसिफाई होते हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेल मैंने आपको बताया था, स्पर्म सेल है, ओवम सेल है, जो जनरेशन को आगे बढ़ाने में पार्टिसिपेट करता है। आपका न्यूरॉन सेल है जिसमें स्पेशल क्वालिटी होती है कंडक्टिविटी की। जब ग्रुप ऑफ सेल मिलके आपस में किसी एक टास्क को एक काम को परफॉर्म करते हैं तो हम उसको टिश्यू कहते हैं। There are 4 types of tissue in human body: epithelial tissue, connective tissue, muscles tissue और nervous tissue। यहाँ पर आप माइक्रोस्कोपिक इमेजेस देख सकते हैं। सेल और टिश्यू, सेल तो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं स्लाइड्स बनाकर। तो यहाँ पर आप जो इमेजेस देख रहे हो ये स्लाइड्स में ऐसे दिखते हैं। नर्वस टिश्यू जो कि नर्वस सिस्टम में, मसल्स टिश्यू जो कि मस्कुलर सिस्टम में, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है हमारा ब्लड जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इपिथेलियल टिश्यू जो कि हमारे स्किन भी इपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो ये मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू हो गए। यहाँ पर आप टिश्यू की डेफिनेशंस देख सकते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और फंक्शन। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और इनका फंक्शन भी सेम होता है। और ये टिश्यू, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और 10 ऑर्गन सिस्टम से हमारी ह्यूमन बॉडी का कंपोजिशन होता है। सेल का स्ट्रक्चर भी हम स्टडी कर चुके हैं। सेल में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम पावर हाउस भी कहते हैं। राइबोसोम जिसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। गोल्जी एपरेटस को हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। और सेल का सेकंड ब्रेन होता है सेल का न्यूक्लियस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बींग्स में जेनेटिक मटेरियल क्या बताया था आपको? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और सेल में आपका साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि सेमी परमेबल होती है। ये सब हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। सेल का जो इनर एनवायरनमेंट होता है उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और दो सेल के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है हम उसको इंटरेस्टियल फ्लूइड कहते हैं। तो दो सेल आपस में कनेक्ट होगी, 3 सेल होगी, इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स बना ले, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बना लेगी, और वो टिश्यू का जो फंक्शन होगा, जो टास्क होगा, वो एक होगा। तो हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा टिश्यू पाया जाता है वो इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ये हमारी बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी की जो हॉलो सरफेसेस होती हैं उसको ये अंदर से और बाहर से कवरिंग देता है। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बताइए? स्किन। ठीक है। ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है स्किन। तो स्किन किस टिश्यू का बना होता है? इपिथेलियल टिश्यू का। इसलिए हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जोड़ने का काम करता है, जैसे टेंडन है, लिगामेंट है, बोन से बोन को कनेक्ट करना, बोन से मसल्स को कनेक्ट करना। मस्कुलर टिश्यू है जो हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और हमारे काफ मसल्स हैं। इस हमारी बॉडी में अराउंड 600 के आसपास मसल्स होती हैं। और नर्वस टिश्यू जिसमें हम न्यूरॉन की स्टडी करते हैं। आप नोट्स जरूर बनाइएगा, जो कुछ मैं आपको पढ़ाता हूँ नोट्स बनाना जरूरी है। और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर्स है उनकी आपको स्टडी करनी है, किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, तो उसको आप प्रायोरिटी बेसिस पर तैयार करेंगे तो एग्जाम में इससे आपको
काफी सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। न्यूरॉन का डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता है, लेबल्ड डायग्राम, जिसमें आपको न्यूरॉन के पार्ट्स के नाम भी बताने पड़ेंगे। इपिथेलियल टिश्यू हमारे जीआई ट्रैक की लाइनिंग में पाया जाता है, जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनकी सरफेस को ये कवर करता है। जैसे हमारा जो एपिडर्मिस है स्किन का, यहाँ पर भी इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, लेकिन ये केरेटिनाइज्ड होता है, इसलिए ये थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, ताकि ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, कोई भी माइक्रोब डायरेक्टली हमारे स्किन पे अटैक करके कोई इन्फेक्शन कॉज ना कर दे। तो हमारी बॉडी पे स्किन की लेयरिंग होती है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी पे स्किन की लेयरिंग होती है। ठीक है, और ये जो स्किन है ये हमारा इपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, किसी भी माइक्रोबियल अटैक से हमें बचाता है। और स्किन पे जो हेयर्स होते हैं, ये हेयर्स हमें अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है तो ठंड से भी बचाते हैं। आपने देखा होगा ठंडे प्रदेश के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे काफी हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो हेयर्स होते हैं वो उनको अ, ठंडी से भी बचाने का काम करते हैं। तो इपिथेलियल टिश्यू हमारे जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग पे और हॉलो ऑर्गन्स और स्किन की सरफेस जैसे एपिडर्मिस इस पे पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मसल्स टिश्यू। मसल्स आपके कार्डियक मसल्स है, स्मूथ मसल्स है और स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल्स वो होते हैं जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं और हमें मूवमेंट लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स मीन आर्टिकुलेशन ऑफ टू बोन्स, जहां पर दो बोन आपस में कनेक्ट होते हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं, आर्टिकुलेशन ऑफ टू बोन। और इसी की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल है। जैसे हमारा एल्बो का मूवमेंट है, हमारे नी का मूवमेंट है, हमारे नेक का मूवमेंट है, हमारे शोल्डर का मूवमेंट है। आने वाले यूनिट्स में हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और स्केलेटल सिस्टम में होने वाले डिजीज डिसऑर्डर को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे शोल्डर में जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ना। हमारे थंब में जॉइंट होता है, जिस वजह से हम हमारा थंब मूव कर पाते हैं। हमारे फिंगर्स में जॉइंट होते हैं, है ना, टार्सल्स, कार्पल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। हमारे पैरों की उंगलियों में जॉइंट्स होते हैं, हमारे थाई में जॉइंट होता है, हमारे नेक में ज्वाइंट होता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल है। तो जो मसल्स हमारे स्केलेटल से कनेक्टेड रहती हैं उसको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और स्मूथ मसल्स का एग्जांपल है जैसे बच्चादानी, जो यूट्रस होता है उसकी जो मसल्स होती हैं उसको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदरूनी हिस्से में जो मसल्स पाई जाती है, जैसे एक हमारे जैसे ये बाइसेप्स की मसल हो गई, है ना, शोल्डर के मसल्स हो गए, ट्राइसेप्स मसल्स हो गए, ये सब आउटर पेरिफेरी पे आप ये मसल्स देख सकते हो। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी मसल्स होते हैं। जैसे हमारा ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई जो वाइंड पाइप होता है जिससे हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, उसमें भी मसल्स होते हैं। तो वहां पर स्मूथ मसल्स होते हैं, है ना। जैसे आपको यूट्रस मैंने बताया, यूट्रस में होते हैं, है ना। हमारे स्टमक में स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ये हमारे स्मूथ मसल्स है। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मीन्स होता है हार्ट। ठीक है, तो हमारे हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, वो भी कार्डियक मसल्स की वजह से होता है। ठीक है, तो इसको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमें एक कुशन प्रोवाइड करता है ना, बोन से बोन को, बोन से मसल्स को कनेक्ट करता है। कनेक्शन मतलब जोड़ना, ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे हमारा एडिपोस टिश्यू है, एडिपोस टिश्यू मतलब चर्बी, है ना। चर्बी की भी हमारी बॉडी पे एक इंसुलेशन, एक लेयरिंग होती है जो कि हमें ठंड से बचाती है ना। तो जो एडिपोस टिश्यू है, फैट है ना, ये हमारी बॉडी, एक मिनट। हेलो। हाँ जी, बोलिए। नहीं, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा अभी से। हेलो। हाँ, तो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, जो हमारे एडिपोस टिश्यू है और टेंडन है, लिगामेंट है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या है? ब्लड। ठीक है, ब्लड हमारी बॉडी में फ्रीली सर्कुलेट करता है हमारे आर्टरी और वेन्स में, और पंपिंग के थ्रू हार्ट पंप करता है और ब्लड हमारे वेन्स और आर्टरी में सर्कुलेट करता है। वेन्स पूरी बॉडी से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हमारे हार्ट में लेके आती है, ऑरिकल्स में।
और हार्ट में जब आपको पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, ठीक है। और आर्टरीज जो है वो हर टिश्यू तक, हर सेल तक प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। तो ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप इस इमेज में क्लियरली टिश्यू की लोकेशन देख सकते हैं। और इस टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर एक सा होगा, उनका शेप एंड साइज एक सा होगा, और वो एक सा काम करेंगे। और यही कहलाता है ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे देखा मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो इन टिश्यू का हमें डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, लेबल्ड इंपॉर्टेंट है। आपका इपिथेलियल टिश्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, और न्यूरॉन का लेबल डायग्राम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। यहाँ पर आप इपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन देख सकते हैं। ये वाइडली हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होता है। इट प्रोवाइड द कवरिंग टू द हॉलो सरफेसेस। हॉलो सरफेसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा ब्रोंकाई है ना। ब्रोंकाई एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वो पाइप का इनर सरफेस और पाइप का आउटर सरफेस दोनों पे इपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। जैसे हमारी बॉडी का एक आउटर सरफेस है और एक इनर सरफेस है। तो आउटर सरफेस पे मैंने आपको बताया स्किन पे इपिथेलियल है, कवरिंग हो गई है ना। और जो इनर हॉलो स्पेस है ना, या कोई भी ऑर्गन है, किसी भी हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन की जो कवरिंग होगी वो किसकी बनी होगी बताइए? वो इपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी, ठीक है। तो इपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में वाइडली स्प्रेड होता है और ये कवरिंग प्रोवाइड करता है हॉलो जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी इनर और आउटर सरफेस को, ठीक है। और यही टिश्यू हमारे ग्लैंड्स को भी एक कवरिंग प्रोवाइड करता है। अब इसके मेजर फंक्शन में देखा जाए तो प्रोटेक्शन है, सिक्रीशन है, अब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रीशन है, फिल्ट्रेशन है, डिफ्यूजन है, सेंसरी परसेप्शन है, ये सब इसके फंक्शन होगा। सेंसरी परसेप्शन का एग्जांपल है जैसे कोई आपको टच करे तो आपको फील होता है। अब स्किन पे इपिथेलियल टिश्यू है लेकिन यहाँ पर आपके सेंसेशन आपके ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, तो ये इसका सेंसरी परसेप्शन वाला फंक्शन हो गया। डिफ्यूजन भी होता है। डिफ्यूजन का क्या एग्जांपल है? यदि आप कोई एक्सर्शन वाला काम करें, रनिंग करें, स्कीपिंग करें, ट्रैकिंग करें, या आप कोई भी जैसे वर्कआउट करें तो आपको स्वेटिंग होने लगती है, बॉडी से पसीना आने लगता है ना। तो ये जो पसीना आपकी बॉडी से आ रहा है ये इसका डिफ्यूजन वाला फंक्शन है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब जैसे आपने देखा होगा किडनी, किडनी में भी इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। किडनी की जो लूमेन होती है, लूमेन से जो आयन का एक्सचेंज होता है ना, फिल्ट्रेशन, किडनी फिल्ट्रेशन करती है ना। मैंने आपको बताया था जब ब्लड किडनी के पास जाता है तो किडनी में जो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, वुमेन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस होता है, वहां पर जो पोर्स होते हैं उस पोर्स से फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो वहां पर भी इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। एक्सक्रीशन का काम करता है, उत्सर्जन का काम करता है। हमारी स्किन उत्सर्जन करती है पसीने से हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स है ना, जो हार्मफुल मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस है वो हमारी स्किन से भी बाहर आ सकते हैं, है ना। और एब्जॉर्प्शन का काम हमारे जीआई ट्रैक में जो छोटी आंत होती है जिसको हम डिओडेनम कहते हैं, डिओडेनम से एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशन का। जैसे मैंने आपको बताया था कैल्शियम है, आयरन है, ये मिनरल्स कहाँ से अवशोषित होते हैं? ये हमारी छोटी आंत डिओडेनम से अवशोषित होते हैं। सिक्रीशन का, प्रोटेक्शन का, है ना, ये सारे इसके फंक्शंस है। इपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं 5 नंबर में। तो इसको आप देखेंगे, ठीक है। इसमें जो सेल होती है वो टिश्यू में टाइटली पैक्ड होती है। अब ग्रुप ऑफ सेल है तो आपस में वो जुड़े रहेंगे, ठीक है, तभी वो एक सरफेस का निर्माण कर पाएंगे। यहाँ पर आप इसके डायग्राम देख सकते हो। इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। तो ये लेबल डायग्राम आपको बनाना है, इपिथेलियल टिश्यू पे क्वेश्चन आता है। ये इसके सब टाइप्स हैं। तो सिंपल स्क्वैमस में आप देख लो एक बेडशीट जैसा है। सिंपल क्यूबॉइडल में आप देखो क्यूब लाइक सेल्स हैं, है ना। और यहाँ पर कॉलम लाइक सेल्स हैं। और इसमें कुछ आप देखोगे यहाँ पर जैसे सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब इसमें दोनों प्रकार के सेल होंगे, कॉलमनर भी होंगे, क्यूबॉइडल भी होंगे। तो इस तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया और ये इनकी लोकेशन हमारी बॉडी पे भी नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि कौन सा टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है।
ये यहाँ इसके फंक्शन है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का एग्जांपल है स्किन। स्किन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सनलाइट और बैक्टीरिया और फिजिकल डैमेज। किसी भी प्रकार का फिजिकल डैमेज हो, कोई भी माइक्रोब्स हो, या सनलाइट लाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर से हमारे इनर ऑर्गन्स को स्किन प्रोटेक्ट करता है। एब्जॉर्प्शन की यदि हम बात करें तो इसका एग्जांपल है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को हमारी डाइट से, तो ये एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल है किडनी की जो ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग होती है वो वेस्ट मटेरियल को हमारे ब्लड से सेपरेट आउट करके यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है। सिक्रीशन का एग्जाम्पल है ग्लैंड्स, जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करती है, तो वहां पर ये टिश्यू सिक्रीशन का काम करेगा, जिसको हम ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। यहाँ पर आप इस टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो। ये हमारी जो हॉलो कैविटीज होती हैं उनकी सरफेसेस को कवरिंग प्रोवाइड करता है और बॉर्डर्स बनाता है लूमेन की। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और ये हमारे जो ब्लड वेजल्स होती हैं उसकी इनर और आउटर जो सरफेस होती है वहां पर ये पाया जाता है। और इसमें क्विक रिपेयर होने की एबिलिटी होती है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है ना। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको नरिशमेंट भी मिलता है हमारी बॉडी से, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स को हमें नरिशमेंट भी देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल। अब इसकी लोकेशन ये कहाँ पर है, तो इसमें फ्लैट सेल्स होते हैं। एक मिनट। इसमें सिंगल लेयर होते हैं फ्लैट सेल्स के, और इसमें सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल का। और उसका फंक्शन क्या है, ये एक बैरियर प्रोवाइड करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड, ये यहाँ से होते हैं। इसकी लोकेशन क्या है, हमारे लंग्स के जो एयर सैक्स होते हैं, हमारे लंग्स में जो एल्वियोली होती है, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स की जाती है, वहां पर ये पाया जाता है। और हमारी जो बॉडी कैविटीज हैं जैसे ब्लड वेजल्स हैं और किडनी के कुछ पार्ट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर आप सेकंड सेकंड पोजीशन पे इसका इमेज देख सकते हो। ये सिंगल लेयरिंग होती है क्यूब लाइक शेप सेल में, जो राउंड शेप के हो सकते हैं। इसमें भी सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का सिक्रीशन कहाँ होता है, आपने देखा होगा जब आपको स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, तो सर्दी जब आपको होती है तो उस केस में जो पतला लसलसा सा व्हाइट कलर का सब्सटेंस आपकी नोज से बाहर आता है, या आप स्प्यूटम के रूप में जो बाहर आता है, वो कहलाता है म्यूकस। और ये कौन सेल रिलीज करती है, गॉबलेट सेल्स। तो ये एक प्रकार का सिक्रीशन होता है जिसको हम म्यूकस कहते हैं। तो ये हमारे ब्रोंकस से भी रिलीज होता है, ठीक है। अब ये कहाँ पाया जाता है, इसकी लोकेशन है किडनी ट्यूब्यूल्स में, लोअर रेस्पिरेटरी पैसेजेस में, थायराइड स्लेवरी ग्लैंड्स में और मैमरी ग्लैंड्स में। स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारी जहां से सिलाइवा सिक्रीट होता है। जब कोई चीज आपको बहुत पसंद आए, वो आपके सामने रखी हो, तो आपके मुंह में जो पानी आने लगता है ना, उसी को हम सलाइवा कहते हैं। तो वो स्लाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, तो वहां पर ये पाया जाता है। सिंपल कॉलमनर इपिथेलियल है। इसमें सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर सेल होती है। और इसमें भी बेसल न्यूक्लियस, मतलब इस सेल के जो बेस पार्ट होता है वहां पर न्यूक्लियस पाया जाता है। एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, ये इसके फंक्शन है। बॉडी में कहाँ होता है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक में, स्टमक में और एनस में और यूटेराइन ट्यूब में, गाल ब्लैडर में और किडनी की ट्यूब्यूल्स में। स्यूडोफाइट कॉलमनर इपिथेलियल, इसमें सिंगल लेयर होती है कॉलमनर। और ये कहाँ पाया जाता है, हमारी नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी मतलब नोज के जो होल्स होते हैं ना, नोज के जो होल्स होते हैं वहां पर ये पाया जाता है। और मेल का जो यूरेथ्रा होता है और हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो पैसेज है, वहां पर ये इस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। और इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और वो जहां पर भी मूवमेंट हो रहा हो, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मूवमेंट होता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब है वहां पर मूवमेंट होता है ना, यूटरस है वहां मूवमेंट होता है। तो जहां पर भी मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, वहां पर इस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका
ये आपका, यहाँ पर आप केरेटिनाइज्ड इपिथेलियल टिश्यू देख सकते हो जो हमारी स्किन पे पाया जाता है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, ये 3 लेयर्स होती है हमारे स्किन की। ठीक है। और स्किन हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है, मैंने आपको बताया था, है ना। पेरेंट्रल पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन हमारे स्किन में मसल्स में इंसर्ट किए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो स्किन की 3 लेयर के नाम क्या है? एपिडर्मिस मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर, उसके नीचे कौन सी है? डर्मिस। और सबसे नीचे कौन सी है? सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस में भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है। तो ये स्किन हमारी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और स्किन आपके सिलेबस में भी है। स्किन एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है। और स्किन का ही एक्सटेंशन है आगे चल के। हमारी जैसे स्किन जब आंखों पे आती है तो देखना शुरू कर देती है, नोज में आती है तो स्मेल करना शुरू कर देती है। तो हमारे स्किन का ही एक्सटेंशन है सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। जब वो स्किन बढ़ के कान में आई तो कान सुनने का काम करते हैं, नोज सूंघने का काम करती है। जब वही स्किन हमारे टंग पे आ गई तो टेस्ट बर्ड्स हैं, तो वो उस पे जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो हमें टेस्ट का फील देती हैं। खट्टा है, मीठा है, तीखा है ना। और आपका मेटेलिक टेस्ट है ना। ये सारे जितने भी टेस्ट है, बिटर है, ये हमको हमारे टंग का फील देती है, क्योंकि इस पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो हमारे स्किन जो है वो आगे जब एक्सटेंड करता है तो हमारे सारे सेंस ऑर्गन बनाता है। ठीक है। तो ये आपकी एपिडर्मिस हो गई। फिर नेक्स्ट है आपका, तो इसको आप आगे देख लीजिएगा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, जैसे डक्स हो गई, हमारा जो स्वेट ग्लैंड्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पसीना आता है तो पसीना कौन बनाता है? स्वेट ग्लैंड्स बनाती है। तो ग्लैंड्स जो होती है उसमें इस टाइप का टिश्यू पाया जाता है। कॉर्निया है हमारी आंखों में, वहां पर हमारी पूरी बॉडी तो सेलो टिश्यू की बनी हुई है। तो जितने भी टाइप के टिश्यू है, जैसे आपको मैंने बताया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसका एग्जांपल है ब्लड, वो तो हमारी पूरी बॉडी में बहता है ना। तो जहां पर भी जिस तरह की टिश्यू की जरूरत है वहां पर उस तरह का टिश्यू प्रेजेंट रहता है। तो कम से कम आपको 10-12 इंपॉर्टेंट लोकेशंस पता होनी चाहिए जहाँ किस टाइप का टिश्यू पाया जाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया था, है ना। कनेक्टिव टिश्यू बाइंडिंग का काम करता है ना। जैसे बोन को बोन से कनेक्ट करना है या बोन को मसल से कनेक्ट करना है, तो वहां पर हमें कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है। प्रोटेक्शन का काम करता है, बॉडी को इंसुलेशन का काम करता है, और फ्यूल को रिजर्व करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारी बॉडी में जो एक्सेस कैल्शियम होता है वो हमारे बोन्स में स्टोर होता है। मिनरलाइजेशन मतलब हमारी बॉडी में एक्सेस कैल्शियम का बोन्स में स्टोर होना। और डिमिनरलाइजेशन का मतलब होता है यदि हमारे ब्लड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो कैल्शियम का बोन से खिंच के ब्लड में आना। तो इससे बोन्स हो जाती हैं कमजोर, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे हमारी बोन कमजोर पड़ती है और उसमें छोटे छोटे होल्स बनने लगते हैं। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम है वो स्केलेटल सिस्टम की प्रॉब्लम है, और किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। आपने देखा होगा जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको कैल्शियम की टैबलेट्स अक्सर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और उनकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इस वजह से उनकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उनकी हड्डियों से कैल्शियम का डिमिनरलाइजेशन होता है, जिससे उनकी हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। और उनके नी में और उनके बैकबोन के निचला जो पार्ट होता है रीढ़ की हड्डी का, उसमें पेन होने लगता है। और जब वो चलते हैं या वो सो के उठते हैं, तो जब वो वॉकिंग करते हैं तो उनके नी में इंटेंस पेन होता है। तो वो कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, क्योंकि कैल्शियम आपका विटामिन D3 की प्रेजेंस में एब्जॉर्ब होता है ना। तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन हो गए। अब इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें बोन्स और कार्टिलेज, ब्लड, है ना। बोन भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज, है ना, अस्थि और उपास्थि। ठीक है। उपास्थि जो होती है वो सॉफ्ट होती है, जो नरम हड्डी हमारे शरीर की होती है उसको हम उपास्थि बोलते हैं। ये भी हम आगे देखेंगे जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये देखो आप, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, और डेंस फाइब्रस टिश्यू है, इलास्टिक टिश्यू है, और आपका एडिपोस टिश्यू है, हाइलिन कार्टिलेज है, इलास्टिक। जो इलास्टिन होता है वो हमारी बॉडी में बाइंडिंग का काम करता है। ठीक है। और स्पंजी बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन होती है, ब्लड है। ब्लड का कंपोजिशन मैंने आपको बताया था। ब्लड में क्या होता है?
एरिथ्रोसाइट सेल्स, ल्यूकोसाइट सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स येलो कलर की होती है, एरिथ्रोसाइट्स रेड कलर की होती है, और व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट कलर की होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता। ठीक है। और ब्लड हमारा रेड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीम मतलब आयरन, ग्लोब्यूलिन एक स्पेशल प्रोटीन होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसीएस की सरफेस पर। इसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। और हमारे ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और CO2 और न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल तक पहुंचाता है। ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल है उसको किडनी से के थ्रू बाहर निकलने में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड ही तो है जो हमारी पूरी बॉडी में बहता है। जब वो किडनी को जाएगा तो वहां पर क्या करेगा? वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा। जब वो लंग्स में जाएगा तो उसमें जो हमने इनहेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन ऑक्सीजन ली है, उस ऑक्सीजन को वो मिक्स कर देगा। है ना? वही ब्लड जब हमारे लिवर में जाएगा तो उसमें जो भी चीजें उसमें प्रेजेंट है उसको वो मेटाबोलाइज करेगा, उसको वो यूज करेगा, उससे एंजाइम प्रोटीन्स बनाएगा। है ना? और जो ड्रग्स हमने कंज्यूम की है उसको वो इस फॉर्म में लेके आएगा कि वो हमारे यूरिन और फीसेस के थ्रू बाहर निकल सके। तो हाउस ऑफ मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लिवर में, क्योंकि लिवर के पास एंजाइम्स होता है। तो ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि लिवर, उसका स्ट्रक्चर, और स्प्लिन, है ना, ये सब एग्जाम में आता है। ठीक है। किडनी, किडनी का आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। जितने भी हमारी बॉडी में सिस्टम है, GI ट्रैक का डायग्राम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, ये सारे डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। आपने 6 to 9th 10th तक ये सब पढ़ चुके हो आप लोग। ये सब बेसिक्स हैं। है ना? और इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। जैसे आपको स्प्लीन का लेबल डायग्राम बनाने के लिए आता है, लीवर का आपको डायग्राम बनाना है लेबल्ड, उसके लोब्स के बारे में बताना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये है आपका ब्लड का कंपोजिशन। ब्लड से एसोसिएटेड मैंने आपको एक डिजीज बताई थी, याद है किसी को? एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? लैक ऑफ ब्लड, मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी। कैसे पता चलती है? ये CBC, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, इससे इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एनीमिया आपको बताए थे, ये एग्जाम में आता है एनीमिया पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए। है ना? परनीशियस एनीमिया बताया था, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बताया था, और आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, सीकल सेल एनीमिया, है ना? एटलीस्ट इनके नाम आपको पता होना चाहिए। कभी आपको एनीमिया पढ़ाऊंगा तो ये टाइप्स के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ब्लड की कंपोजिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना? ब्लड में आपका ग्लूकोज होता है ना? डायबिटिक मरीज का हम ब्लड टेस्ट करते हैं ना कि ग्लूकोज की रेंज क्या है। जब वो लंच करेगा तो उसका ग्लूकोज थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ग्लूकोज की ब्लड में नॉर्मल रेंज क्या होती है ना? और डायबिटीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो आपका कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है? डायबिटीज। और यदि प्रोटीन का पूछेंगे तो प्रोटीन से क्या होता है? जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, जिस वजह से हमें गाउट हो जाता है, तो गाउट प्रोटीन की वजह से होता है। और लिपिड का प्रॉपर ना हो पाए तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, जिस वजह से हमें हाइपरलिपिडेमिया होगा, और हमारी जो पाइप है वो ब्लॉक हो जाएगी। कोरोनरी आर्टरी की जो वॉल है, इनर वॉल, वहां पर जो फैट है वो डिपॉजिट होने लगेगा, जिस वजह से वो सक्रिय हो जाएगी, और वहां पर प्रेशर बढ़ने लगेगा, और वो कभी बर्स्ट भी हो सकती है, तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। ठीक है। डायबिटीज, गाउट, और एक क्या बताया आपको? हाइपरटेंशन, है ना? हाइपरलिपिडेमिया, हार्ट से एसोसिएटेड डिजीज है ये। जितने भी हमारे बॉडी सिस्टम है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, कोई टिश्यू नहीं, कोई सेल नहीं जिसमें कोई बीमारी ना होती हो, जिसमें कोई डिसीज डिसऑर्डर ना होता, तो उनका हमें आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो, 3 टाइप के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। यहाँ पर आप इनके डायग्राम देख सकते हो। ये फर्स्ट वाला जो है आपका, ये आप कर्सर देख पा रहे हैं? ये कर्सर, ये स्केलेटल मसल है, ये आपका कार्डियक मसल है, और ये आपका स्मूथ मसल है। स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटल में पाया जाता है, और हार्ट में कार्डियक मसल्स, और GI ट्रैक, यूट्रस, आई, ब्लड वेसल्स, इसमें ये हमारा स्मूथ मसल्स होता है।
इसके फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। स्केलेटल मसल हमें मूवमेंट में हेल्प करता है, पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटन से कनेक्टेड रहता है। कार्डियक मसल्स पंपिंग का काम करता है। आपको बताया था ना, हार्ट पंप करता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। जब किसी का ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं तो उसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, अपर प्रेशर, वो कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg। और जो लोअर प्रेशर होता है डायस्टोलिक, वो कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, और 40+ रहे यदि नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में, तो मरीज को हाइपरटेंशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और बढ़ती एज के साथ ये वैल्यू जो है ये वेरी करती है। तो हार्ट पंपिंग का काम करता है, तो उसमें जो मसल्स पंपिंग करते हैं उसी को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। और हमारे जीआई ट्रैक में 16 हाथ की साड़ी जितना लंबा हमारा जीआई ट्रैक होता है, माउथ टू एनस। और इसमें हम जो कुछ खाते पीते हैं वो मॉर्निंग टाइम में फीसिस के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। तो वो कैसे आगे बढ़ता है, वो पेरिस्टेलिस के थ्रू आगे बढ़ता है। मसल्स में जो पाइप है उसमें ऐसा ऐसा मूवमेंट होता है, और वो आगे धकाते जाता है। और वो जब आगे धकाता है तो इस तरह से वो मॉर्निंग में बॉडी से बाहर एक फ्लश ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है इसी को हम पेरिस्टेलिस मूवमेंट कहते हैं। और ये मूवमेंट हमारे स्मूथ मसल्स में होता है। ठीक है, हमारे जो वेन्स और आर्टरी रहती है, हमारी आर्टरी पे जो ब्लड बहता है तो प्रेशर एक्सर्ट करता है, और उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे हार्ट ने पंपिंग की, हार्ट सिकुड़ा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, और रिलैक्सेशन मतलब फैलना। तो जैसे ही हार्ट सिकुड़ा तो उसने ब्लड को पुश किया, तो आर्टरी में जब पुश किया तो प्रेशर बढ़ेगा। तो जो प्रेशर बढ़ेगा तो वो कहाँ तक बढ़ता है, 120 तक। और फिर जब रिलैक्सेशन फेज आया तो वो प्रेशर नीचे आता है, तो वो कहाँ तक नीचे आएगा, 80 mm ऑफ Hg। हमारी आंखों में भी प्रेशर होता है। जो हमारी आई बॉल है इसमें जो ह्यूमरस फ्लूइड भरा हुआ है ना, उसका प्रेशर होता है 40 mm ऑफ Hg। यदि इससे ज्यादा हो जाए तो हमें ग्लूकोमा की प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमारा विजन ब्लड हो जाता है और हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती है। तो ये ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा पे भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। ये हमारे सेंस ऑर्गन की डिजीज है। ठीक है, ये क्यों होती है, जब ड्रेनेज सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और हमारी आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा तब भी होता है जब किसी डायबिटीज को ट्रीट ना किया जाए, तो उससे ब्लड काफी विस्कस हो जाता है, और विस्कोसिटी की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। किसी का डायबिटीज यदि ट्रीट ना हो तो उसको हाइपरटेंशन भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा क्यों होगा, खून में यदि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, है ना, लिपिड का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो ब्लड हमारा थिक हो जाएगा। अब मुझे बताओ, किसी विस्कस फ्लूइड को पंप करने में ज्यादा फोर्स लगेगा, या किसी पतले पतले फ्लूइड को पंप करने में ज्यादा प्रेशर लगेगा? शहद को पंप करने में ज्यादा प्रेशर लगेगा या पानी को पंप करने में, बताइए। शहद को पंप करने में सर, विस्कस एब्सोल्युटली फ्लूइड को। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उसकी श्यानता, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो विस्कोसिटी ज्यादा है, तो वैसे ही हार्ट पे लोड कब बढ़ जाएगा, जब हम बहुत ज्यादा तेलीय फूड कंज्यूम करेंगे, जैसा अभी चल रहा है ना। डालडे से बना गुलाब जामुन, डालडे से बने जो स्वीट्स आ रहे हैं, है ना, तो वो डालडा जो है वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। क्यों, क्योंकि वो डालडा हमारे खून को गाढ़ा बना देगा। तो जो भी डालडा कंज्यूम करता है, या बहुत ज्यादा ऑयली फूड कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड खाता है, देखना उसको आप हाइपरटेंशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और जिसको है उसको डॉक्टर कहता है कि भैया आप कम तेल खाओ, डॉक्टर कहता है कि आप कम नमक खाओ। तो ऐसा क्यों कह रहा है उसको, क्योंकि उसकी जो पाइप है वो सिकुड़ गई है ना। क्यों सिकुड़ गई है, अब देखो, जैसे खून में ट्राइग्लिसराइड से यदि फैट बढ़ेगा आपका, है ना, फैट सेल्स, तो वो वहां पर चिपकने लगेगा धीरे धीरे, और वो चिपकेगा तो वो सक्रिय हो जाएगी ना। अब सक्रिय हो जाएगी तो हार्ट जब पंपिंग करेगा, तो ये जो प्रेशर मैंने आपको बताया, ये हो सकता है कि 150 तक पहुंच जाए, 160 तक पहुंच जाए, 170 तक पहुंच जाए सिस्टोलिक प्रेशर, है ना। और भी कई रीजन होते हैं इसके अलावा भी, लेकिन ये भी एक रीजन है। तो ये हमारे कार्डियक मसल्स, ठीक है, जो पंपिंग का काम करते हैं। और इसमें कौन सा मूवमेंट होता है ये आप ध्यान रखना, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। एक होता है वॉलेंट्री मूवमेंट जो मेरी इच्छा के अनुसार होता है। जैसे मैं हाथ पैर उंगलियां हिलाना मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है, लेकिन हार्ट मेरी इच्छा से नहीं धड़क रहा है, वो अपने आप ही धड़क रहा है। किडनी अपना काम कर रही है अपनी इच्छा से। तो हमारे जो विसरल ऑर्गन है वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, है ना। तो ये सब इनमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। एक होता है ऐच्छिक गति और एक होती है अनैच्छिक गति।
एक मेरी इच्छा से होने वाली और एक मेरी इच्छा के विरुद्ध होने वाली। तो जैसे आपके हाथ में केवल फूड को गिलना है, लेकिन अंदर एक बार वो स्टमक में चला गया तो उसकी प्रोसेसिंग अंदर के जो मसल्स वो करेंगे ना। तो वैसे ही हमारा हार्ट है। आप लोग कहोगे हार्ट धड़कना बंद कर दे, करेगा क्या? वो नहीं करेगा, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री मसल्स है। तो इनवॉलेंट्री मसल्स ऑटो पायलट मोड पे अपना काम करती है। अब जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपका हार्ट तो धड़क रहा है, किडनी आपका फिल्ट्रेशन कर रही है ना, स्टमक में आपका डाइजेशन भी चल ही रहा होगा, आपने यदि खाना खाया होगा अभी तो ये जो मसल्स है ना अंदर की, ये सारी इनवॉलेंट्री है। वहीं पर आप देखो कि भाई जो मसल्स हमारे स्केलेटल से कनेक्टेड है वो तो हमारा कहना मानती है, भाई हाथ उठाओ उठा लिया, नीचे रखो रख लिया। तो ये इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल्स, आपने 11th 12th में इसमें डिफरेंसेस पढ़े होंगे। और स्मूथ मसल्स ये हमारे, आपको बताया यूट्रस में, यूट्रस मतलब बच्चादानी, जिसमें बच्चा 9 महीने पूरा डेवलप होता है, ठीक है, उसके बाद फिर डिलीवरी होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रेगनेंसी क्या होती है ना, पर्चुरेशन क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसीज डिसऑर्डर के बारे में आपको लिखना है, मेनोरिया, डिसमेनोरिया, एमेनोरिया, ये सब क्या होता है, पीसीओडी क्या होता है, पीसीओएस क्या होता है, गाउट क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये एग्जाम में आता है न्यूरॉन का। न्यूरॉन में यहाँ पर एक्सॉन देख रहे हो आप, न्यूक्लियस देख रहे हो, सेल बॉडी देख रहे हो, डेंड्राइट्स देख रहे हो, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, न्यूरोग्लिया सेल देख रहे हो, जो सपोर्टिंग सेल होती है। तो ये पूरा न्यूरॉन का डायग्राम आपके सामने है, ये एग्जाम में आता है। इसको आप कर लेंगे 5 नंबर में। और इसका आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देना कि ये डेंड्राइट्स क्या, एक्सॉन क्या होते हैं, है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर में। ठीक है, तो ये डायग्राम आप नोट्स बना लेंगे। ये आता है आपको 3 नंबर में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून मतलब हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे जॉइंट की लेयरिंग को डैमेज करने लगते हैं, जिस वजह से वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, इंटेंस पेन होता है, और मरीज जब चलता है तो उसको घुटनों में, नी में दर्द होता है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है हमारा र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। और ये किस में होती है? स्केलेटल सिस्टम में होती है। और कहाँ पर होती है? लार्ज जॉइंट में होती है। वहीं पर गाउट, गाउट किस में होगा? स्मॉल जॉइंट में होगा। हमारे जो फैलेंजेस होते हैं, पैर की जो उंगलियां होती है, उसके में जो छोटे जॉइंट होते हैं, तो स्मॉल जॉइंट में कौन सा होता है आपका? गाउट। क्योंकि गाउट में जब यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ता है तो उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, और वो क्रिस्टल जब हमारे स्मॉल जॉइंट पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो वहां पर सूजन आ जाती है और मरीज को पेन होने लगता है। तो ये गाउट और रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये किसके डिजीज डिसऑर्डर है? स्केलेटल सिस्टम के। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आते हैं। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। आज किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कुछ पूछना है आप में से किसी को? चलिए, आज के लिए इतना काफी है।